स्टूडेंट्स, सीए फाइनल जनवरी 26 एग्ज़ाम में अब केवल 57 डेज का टाइम बचा हुआ है। इस 57 डेज में किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें एक साथ पिक करने हैं, हर सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ें या फिर एक एक सब्जेक्ट करके पढ़ें, कितना सिलेबस कर लेना चाहिए, अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको कैसे मैनेज करें, कौन सा मैटर काम में लेना है, थ्योरी सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं, मॉक टेस्ट की प्लानिंग कैसे करनी है और क्या करें जिससे कि एग्ज़ाम के 1.5 डेज में पूरा सिलेबस रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाएं। ये सब चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं जिससे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज आप लोगों को मिल सके। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोगों का अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, कोचिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो अब ये मान लो कि बचा हुआ टाइम जनवरी 26 एग्ज़ाम के लिए कोचिंग करने का तो कम से कम नहीं है। अगर कोई कहे कि साहब ये क्रैश कोर्स खरीद लो या मान लीजिए बचा हुआ क्लासेज कर लो, शॉर्ट कोर्स कर लो, ये सारी की सारी चीज़ें फर्जीवाड़ा है, क्योंकि ये बचा हुआ टाइम है, ये खुद के रिवीजन का है, खुद को कंसोलिडेट करने का टाइम है। इस समय क्लासेस लेने में फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा। क्लासेस लेने का जो टाइम होता है बेसिकली एग्जाम के 6 महीने पहले आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाने चाहिए, सारा कोर्सेज कंप्लीट हो जाना चाहिए। लास्ट के 6 महीने में कोई भी कोचिंग लेने का नहीं है, अदरवाइज फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। तो पहली बात तो अगर आपकी क्लासेस अगर मान लीजिए कंप्लीट नहीं हुई है तो आप ये देखो कि लगभग 2/3 सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, तो बाकी सिलेबस छोड़ दो, क्योंकि जो पढ़ रखा है उसको कंसोलिडेट करो। पूरा पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि वही कोर्स आपके काम का है जिसको एग्जाम के 1.5 डेज में रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाओ। अगर 1.5 डेज में आप जितना कोर्स रिवाइज कर पाते हो उसका आप एग्जाम में लिखने की पोजीशन में हो, अगर कोई पोर्शन रिवाइज नहीं हो पाया तो ये मान लो कि सब बेकार है। और वो एक 1.5 डेज में रिवाइज करने की पोजीशन में जब आओगे जब आपने कोर्स ख़त्म करने से पहले कम से कम 4 बार आप लोगों ने कोर्स खत्म करने के बाद 4 बार आपने रिवीजन कर लिया, तो 1.5 डेज में रिवाइज करने के पोजीशन में आ जाओगे। इसलिए अभी अगर आपका सिलेबस बचा हुआ है 2/3 कम से कम हो जाना चाहिए, तो क्लास से छोड़ दो और रिवीजन में लग जाओ। और अगर मान लो 2/3 कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर बेटर है कि जनवरी अटेम्प्ट के बजाय आप लोगों को अगला अटेम्प्ट जो है उस मई अटेम्प्ट की प्लानिंग करनी चाहिए। अदरवाइज लूप में फंस जाओगे 4-4 महीने में, और इस लूप में कब 10 साल निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो एक तो आप लोगों को ये काम करना है। दूसरा है कि अब पढ़ते समय आप लोगों को मटेरियल कौन सा काम में लेना है। तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं, एक ही मटेरियल काम में लो और वो है स्टडी मटेरियल। आप अपने पुराने दोस्तों से बात करो, जो आप लोगों के सीनियर्स उनसे बात करो और उनसे पूछो कि आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन बैंक पढ़े हैं या शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं तो कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे और कितने नंबर आए। अगर एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल मार्क्स में अगर बहुत बड़ा गैप है तो आप समझ जाओ कि जो मैटर है वो सारा का सारा बेकार है। केवल और केवल एक मैटर विश्वास करने लायक है और वह है आईसीएआई का स्टडी मटेरियल। इवन मैं तो आईसीएआई का आरटीपी एमटीपी सेल्फ स्टडी की बात में नहीं करता, क्योंकि स्टडी मटेरियल ही इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि आरटीपी एमटीपी सेल्फ स्टडी में कोई बहुत ज़्यादा एडिशनल क्वेश्चन नहीं मिलते और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। हाँ, स्टडी मटेरियल कंप्लीट करने के बाद में अगर डिसेंडिंग मोड से कुछ 1-2 आरटीपी एमटीपी सेल्फ स्टडी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन पहले आईसीएआई का स्टडी मटेरियल का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो कोई क्वेश्चन बैंक काम का नहीं है, कोई शॉर्ट नोट्स काम के नहीं है, ये माइंड में सेट कर लो। अदरवाइज आप अपने सीनियर से पता करना, अगर शॉर्ट नोट क्वेश्चन बैंक पढ़े हैं तो मार्क्स आएंगे ही नहीं, बहुत कम मार्क्स आएंगे। तो एक तो ये ध्यान रखने का है। और जो स्टूडेंट केवल एक ग्रुप दे रहे हैं तो ये मान के चलें कि जो 57 डेज है उसको 3 सब्जेक्ट से डिवाइड करते हैं तो 57 डेज का टाइम उनके पास बचता है। तो वो 3 बार रिवीजन करने का प्लान बना सकते हैं, जिससे पहला रिवीजन वो करें 9 दिन में, दूसरा रिवीजन करें 6 दिन में और तीसरा रिवीजन करें 4 दिन के गैप में। तो ये आप कर देते हो तो 3 बार रिवाइज कर लोगे तो आप लोगों को और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखो, ये जो टाइम बचा हुआ 57 डेज का, अगर बोधरू का एग्जाम दे रहा कोई बच्चा तो आप उसको डिवाइड करो 6 सब्जेक्ट से, तो 9.5 दिन इससे में आएंगे। 3 दिन छोड़ दो, केवल आप 9 दिन मान के चलो, तो 9 दिन आपके पास बचा हुआ है, तो उसमें एक काम करो, 2 बार रिवीजन करने का प्लान बनाओ। जैसे 9 दिन में से एक बार आपने
6-6 दिन में रिवाइज कर दिया और अगली बार 3-3 दिन में रिवाइज कर दिया। 2 बार रिवीजन का प्लान बनाओ, एक बार 6-6 दिन में और दूसरी बार 3-3 दिन में। और जब पहला सब्जेक्ट आपने पढ़ा 6 दिन में तो केवल और केवल एक सब्जेक्ट पढ़ो, दूसरा पढ़ो ही मत। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ उठा लेते हैं तो जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है उसको तो बहुत ज़्यादा टाइम अलॉट कर देते हैं, और जो नॉन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है उसको बहुत टाइम कम रह जाता है। लेकिन क्योंकि मार्क्स तो सब में लाने हैं, इसलिए आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट करके पढ़ोगे तो चाहे आपकी इच्छा हो रही है तो पढ़ोगे, इच्छा नहीं हो रही तो पढ़ोगे, तो अल्टीमेटली मार्क्स तो सब में लाना है, इसलिए एक एक सब्जेक्ट करके पढ़ो। अब उसमें 6 दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ो, फिर अगले 6 दिन में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, फिर अगले 6 दिन में तीसरा सब्जेक्ट पढ़ो, और उसी ऑर्डर में फिर सेकंड सीरीज में आप रिवीजन करना चालू करो। तो 2 बार आपका रिवीजन करोगे तो आप ये मान के चलो, क्योंकि ज़्यादा रिवीजन करने की पोजीशन में तो नहीं हो, तो 2 बार तो कम से कम रिवीजन करना ही करना है, जिससे कि 1.5 डेज में आप रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाओ। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए कुछ कंसेप्ट स्टेप एजम्पशन है वो आप लोगों ने नोट कर रखी होगी, तो उन कंसेप्ट स्टेप एजम्पशन को पढ़कर ऐसे स्टडी मेटेरियल के क्वेश्चन समझते हुए करो, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है तो उसको अंडरलाइन कर लो, निशान लगा लो, जिससे कि एग्जाम का जो 1.5 डेज का टाइम मिलेगा उसमें पूरा क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिलेगा। उस समय अगर आपने उन इंपॉर्टेंट पॉइंटों को जो निशान लगाए हुए हैं उन पॉइंटों को देख लोगे तो भी आप लोगों का पर्पस सोल्व हो जाएगा। और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को लाइन टू लाइन पढ़ो, लाइन टू लाइन पढ़ के जो मेन पॉइंट्स आपको लग रहा है कि यार इस पैराग्राफ में 10 लाइन है, इसमें से 4 लाइन इंपॉर्टेंट है, ऐसी 4 लाइनों को अंडरलाइन कर लो। ऐसे हर पूरी बुक में मॉड्यूल में आप ये अंडरलाइन कर लो, और अगला जब रिवीजन करोगे 3-3 दिन में तो उन्हीं अंडरलाइन करी हुई चीज़ों को पढ़ो, बाकी सब चीज़ ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, और जब 1.5 दिन का टाइम मिलेगा तो भी उन्हीं अंडरलाइन करी हुई चीज़ों को पढ़ना है। तो ये है आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका। अब रही बात मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट क्या होता है कि ये आप लोगों को ये पता चलता है कि मॉक टेस्ट जो है कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरी क्या परफॉर्मेंस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये मॉक टेस्ट से पता चलेगा। लेकिन मॉक टेस्ट में थोड़ा ध्यान रखना कि मॉक टेस्ट आपका रियल हो, मैनुअल मॉक टेस्ट हो। आजकल क्या है, सब लोग AI से तो पेपर बना देते हैं, AI से कॉपी चेक कर देते हैं। AI की कॉपी चेकिंग लोग इसलिए करवा देते हैं क्योंकि वो 1-2 रुपये 2-4 रुपये में कॉपी चेकिंग हो जाती है, जबकि मैनुअल कोई पर्सन करता है तो 300-350 रुपये कॉपी चेकिंग लेता है। तो कुल मिला के लोग कॉमर्शियल है तो बहुत सस्ती टेस्ट सीरीज देकर बहुत जो है वो AI से कॉपी चेक करा देते हैं। लेकिन AI की कॉपी चेकिंग और जो रियल कॉपी चेकिंग है उसमें 20-25 नंबर का गैप आ जाता है, तो ये मान लो कि वो रिलायबल नहीं होती है और वो एक्चुअल सिचुएशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ऐसी कोई सीरीज के चक्कर में तो फंस मत जाना। बाकी आप जो है वो मैनुअल मॉक टेस्टों का वर्किंग करा सकते हो, तो उससे क्या होगा कि पता चलेगा कि भाई मैं कहाँ मेरी कमी रही हुई है। तो मॉक टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि एक तो शेड्यूल मेंटेन होती है, तो शेड्यूल के बहाने पढ़ाई हो जाती है। दूसरा है कि 3 घंटे में लिखने का आप लोगों की स्पीड मेंटेन करना सीख जाते हो। और तीसरा है कि कॉपी चेकिंग में अगर मार्क्स नहीं आए हैं तो आप आइडिया लगा लोगे कि भाई कहाँ कमी रही है, तो वो कमी आप दूर करने की पोजीशन में आ जाओगे। तो इस तरीके से आप लोगों को मॉक टेस्ट जो है वो ज़रूर देने चाहिए, जिससे कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब कुछ इश्यूज आती है कि अब क्या क्या चीज़ परहेज करना है, क्योंकि कोई दवाई लेनी है तो परहेज भी करना होता है। तो देखो, एक तो डिस्ट्रक्शन से दूर रहना है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे जिनके रिजल्ट नहीं है वो भी पंचायती करते रहेंगे, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो कुल मिला के ऐसे लोगों से आप लोगों को दूर रहना है। और दूसरा जो आप लोगों को काम करना है वो ये करना है कि ये मैराथन, ये शॉर्ट नोट्स, ये क्वेश्चन बैंक और इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसे का स्टडी मेटेरियल है जिसके बेसिस पर रिजल्ट ला सकते हो। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में पॉजिटिव रखना है। और साथ ही आप केवल पॉजिटिव लोगों से बात करो, नेगेटिव लोगों से बात मत करो। पॉजिटिव लोगों के जितना साथ रहोगे उतना ही आप लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है, नेगेटिव लोगों की जितना साथ रहोगे उतना ही आप लोगों को नुकसान होने वाला है। तो नेगेटिव लोगों से कंप्लीट दूर हो जाओ। कई लोग अगर आपको डराते हैं कि यार आप पढ़ नहीं सकते, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, क्योंकि ऐसे लोगों के सुन के ही आप लोगों के माइंड में सेट हो गया कि मैं मॉड्यूल नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मॉड्यूल तो बहुत बड़ा है। ये लोगों ने आपका ब्रेन वॉश कर दिया और इस ब्रेन वॉश करके अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं और ये आप लोगों का लाइफ ख़राब हो जाता है। तो कुल मिला के ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव रहो और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। ये पोजीशन करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। थैंक यू।